नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो आज हमारी नजर जिन सुर्खियों पर रहेगी वो है पहलगाम अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जो खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है कि भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फ्रांस के बीच राफेल डील हुई है। यमन में अमेरिकी हमले में 68 की मौत हो गई है, वहीं 47 घायल बताए जा रहे हैं। और खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो ये है कि तहव्वुर राणा की कस्टडी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा केसीआर ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। नरेश टिकैत ने सिंधु जल समझौता स्थगन को गलत बताया। इसके अलावा जिसको लेकर हमारी नजर रहेगी वो यह है कि हानिया आमिर का बॉलीवुड डेब्यू रुक गया है। दुनिया की पहली स्पर्म रेस का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिस पर हमारी नजर रहेगी वो यह है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इन लोगों के परिजनों से मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने इन्हें बुलाया था। मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। सीएम उमर ने कहा कि उन बच्चों से क्या कहता जिन्होंने अपने वालिद को खून में लिपटा हुआ देखा। उस नेवी अफसर की विधवा को क्या कहूं जिन्हें शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या कसूर था हमारा, हम पहली बार कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, अब इस छुट्टी का जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्पीकर साहब, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम पूरा देश इस हमले की चपेट में आया है। यह पहला मामला नहीं था, हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा, डोडा के गांवों में हमले देखे, कश्मीरी पंडितों की बस्तियों पर हमले देखे, सिख बस्तियों पर हमले देखे। अब्दुल्ला ने कहा कि बीच का ऐसा वक्त आया था कि बैसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला है। यह हमला सिविलियंस पर सबसे बड़ा हमला है। यह हमारा मुस्तकबिल नहीं है, यह हमारे अतीत की कहानी है। अब लगता है कि अगला हमला कहां पर होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि क्या बोलूं, मरने वालों के घर वालों से माफी कैसे मांगूं। अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूट्यूब यूजर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाने के बाद यूट्यूब पर पाकिस्तानी चैनलों को सर्च करने पर कुछ इस तरह के टेक्स्ट के साथ पेज नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट मौजूदा वक्त में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट पर जाएं। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पेज को भी बैन किया गया है। आपको बता दें इसमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समाज टीवी, बोल न्यूज जैसे कई चैनलों का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी भी जारी है। और अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन लिया है।
केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूट्यूब यूजर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काज़मी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाने के बाद यूट्यूब पर पाकिस्तानी चैनलों को सर्च करने पर कुछ इस तरह के टेक्स्ट के साथ पेज नजर आ रहा है। उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट मौजूदा वक्त में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट पर जाएं। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पेज को भी बैन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज जैसे कई चैनलों का नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से सिफारिशों पर भारत सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन की है। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। बता दें कि राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां यमन के उत्तरी प्रांत सादा में सोमवार को अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले एक डिटेंशन सेंटर पर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। यमन की अल मसीरा टीवी ने इस हमले की जो फुटेज जारी की है, उसमें सादा में डिटेंशन सेंटर पर बमबारी के बाद मलबे में पड़े कई शव दिखाई दे रहे हैं। सादा के जनरल रिपब्लिकन अस्पताल ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि दर्जनों लोगों की मौत हुई है और कम से कम 50 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की खबर सामने आने से पहले एक बयान जारी कर दिया था और कहा था कि वे अपने एयर स्ट्राइक मिशन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशनल सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमने जानबूझकर अपने मौजूदा या भविष्य के अभियानों की डिटेल्स के बारे में कम से कम जानकारी शेयर की है। हम अपने अभियान को लेकर बेहद सतर्क हैं, लेकिन हम यह नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। तो देखिए, यमन के उत्तरी प्रांत सादा में सोमवार को अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई है और ये हमला अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले एक डिटेंशन सेंटर पर किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस जेल में 115 कैदी थे और जिनमें से 47 घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। तो जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
ये भयावह मंजर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस हमले में आपको बता दें 68 लोगों की मौत हुई है, वहीं 47 लोग घायल हुए हैं। तो अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाली पर जेल में 115 कैदी थे, जिनमें से 47 घायल हुए हैं। और मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 12 दिन के लिए उसकी हिरासत बढ़ाने की एनआईए की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज राणा की 18 दिनों की कस्टडी खत्म होने वाली थी। एनआईए ने उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। तहव्वुर राणा हुसैन को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन से अमेरिका से भारत लाया गया था। राणा का प्रत्यर्पण टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन राणा के तहत हुआ। वह 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी है और एक अमेरिकी नागरिक भी है। भारत लाने के बाद उसे 10 अप्रैल को ही स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की बेंच के सामने पेश किया गया था। देर रात तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। दिल्ली के एनआईए ऑफिस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तहव्वुर राणा से पिछले 18 दिन से पूछताछ कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि राणा टाल मटोल करता रहा और सहयोग नहीं कर रहा था। कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी भी तैयार कर रही है। तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। तो राणा की कस्टडी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और एनआईए ने 12 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की है। आतंकी 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर देश के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन कगार के बीच अब राजनीतिक गलियारों में शांति वार्ता की मांग तेज हो रही है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने इस अभियान पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार से इसे तत्काल रोकने की मांग की है। एक आम सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कगार की आड़ में निर्दोष आदिवासियों की जानें जा रही है। केसीआर ने यह भी दावा किया कि माओवादी शांति वार्ता का प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। उन्होंने जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का ऐलान भी किया। केसीआर के बयान के तुरंत बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए। उन्होंने माओवादी वार्ता प्रस्ताव पर वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श शुरू कर दिया है और पूर्व मंत्री जना रेड्डी के आवास पर हुई अहम बैठक में रेवंत रेड्डी के साथ सरकारी सलाहकार के केशव राव और वेम नरेंद्र रेड्डी भी शामिल हुए। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में शांति वार्ता के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। केसीआर के नक्सल ऑपरेशन पर बयान से सियासत गर्मा गई है। केसीआर के बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के समय तेलंगाना में नक्सलियों की क्या स्थिति थी, देश जानता है। केसीआर अब सत्ता से हट गए तो उन्हें 10 बातें याद आ रही हैं। 10 साल तक जिन विषयों में केसीआर सक्रिय थे, सब जानते हैं। और भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन की है। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। आपको बता दें कि राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत में पहुंचे थे।
इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। आपको बता दें, ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से एडवांस है। तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील हुई है। 63,000 करोड़ में भारत 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा। परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान नेवी में शामिल होंगे। फ्रांस से 36 राफेल भारत खरीद चुका है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को गलत बताया है। टिकैत का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिंधु नदी का पानी रोकने का निर्णय उचित नहीं है। हरियाणा जाते समय नकुल कस्बे के विश्वकर्मा चौक पर संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उसका नुकसान तय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी जनता को भुगतनी पड़े, यह सही नहीं है। टिकैत ने कहा कि आतंकी हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां का हर नागरिक दोषी है। उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुराने समझौते तोड़ना और पानी रोकना उचित निर्णय नहीं है। इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी एमपी राजकुमार चाहर ने कहा कि पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने निंदनीय बयान दिया है। पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते समय शर्म नहीं आई। वो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानी पानी रोकने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। कश्मीर के पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की नृशंस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 26 लोग शहीद हुए। भारत ने अनेक प्रभावी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के साथ साथ अनेक निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में प्रभावी निर्णय होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए वहां की जनता को, ये कह रहे हैं। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है, आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। शर्म करिए। मैं निंदा करता हूं आपकी, आपके वक्तव्य की। आप जनता से माफी मांगिए, भारत देश के लोगों से माफी मांगिए। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। हाल ही में FWICE ने ऐलान किया कि अगर कोई भारतीय नागरिक उनके साथ काम करता है तो उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। इसी बीच खबरें हैं कि पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी इंडियन फिल्म सरदार 3 से निकाल दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद हानिया आमिर इंडियन सिंगर बादशाह का गाना प्रमोट करती नजर आई। हानिया आमिर सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जल संकट पर अजीबोगरीब पोस्ट शेयर की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हानिया आमिर बादशाह का गाना प्रमोट करती दिखी है। दरअसल बादशाह ने हाल ही में अपकमिंग सॉन्ग गलियों का गालिब अनाउंस किया है। उन्होंने गाने का टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके बाद हानिया आमिर ने भी बादशाह का गाना अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन पर पोस्ट लिखा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ और
सोनम बाजवा स्टारर इंडियन पंजाबी फिल्म सरदार 3 से इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने वाली थी। 1 महीने पहले ही उन्होंने यूके में फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरदार 3 की जमकर आलोचना की जा रही है। विवादों के चलते मेकर्स ने हानिया को फिल्म से हटाने का फैसला लिया है। तो देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में FWIC ने ऐलान किया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक उनके साथ काम करता है तो उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। इसी बीच खबरें हैं कि पॉपुलर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी इंडियन फिल्म सरदार 3 से निकाल दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद हानिया आमिर इंडियन सिंगर बादशाह का गाना प्रमोट करती नजर आई। हानिया आमिर सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जल संकट पर अजीबोगरीब पोस्ट शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हानिया आमिर बादशाह का गाना प्रमोट करती दिखी है। दरअसल बादशाह ने हाल ही में अपकमिंग सॉन्ग गलियों का गालिब अनाउंस किया है। उन्होंने गाने का टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके बाद हानिया आमिर ने भी बादशाह का गाना अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन पर लगाया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा स्टारर इंडियन पंजाबी फिल्म सरदार 3 से इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने वाली थी और 1 महीने पहले ही उन्होंने यूके में फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरदार 3 की जमकर आलोचना की जा रही है और विवादों के चलते मेकर्स ने हानिया को फिल्म से हटाने का फैसला लिया है। तो हानिया आमिर का बॉलीवुड डेब्यू रुक गया है। आपको बता दें कि इंडियन फिल्म सरदार 3 से हानिया आमिर बाहर हो गई हैं। हानिया ने बीते महीने फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। तो विवादों के चलते मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। सरदार 3 से हानिया आमिर को हटाया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच बादशाह का गाना प्रमोट करती हानिया आमिर दिखाई दी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने बादशाह के गाने को प्रमोट किया। तो अब खबरें हैं कि हानिया आमिर का बॉलीवुड डेब्यू रुक गया है। और आपने अभी तक इंसानों की रेस के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने स्पर्म की रेस के बारे में सुना है? आप भी सोच रहे होंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि दुनिया में पहली बार स्पर्म रेस का आयोजन हुआ और यह आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में 25 अप्रैल को हुआ। यहाँ पर 2 असली स्पर्म 20 सेंटीमीटर लंबे माइक्रोस्कोपिक ट्रैक पर दौड़े, जिसको महिला प्रजनन प्रणाली की तरह से डिजाइन किया गया है। इस रेस में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अब यह आयोजन क्यों किया गया। तो आमतौर पर महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा की जाती है, लेकिन लोग पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य पर बात करने से कतराते हैं। लॉस एंजलिस में आयोजित की गई दुनिया की इस रेस का उद्देश्य पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है और इसको लेकर लोगों को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं से इसे लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समस्त जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और कनेक्शन मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों के मरम्मत कार्यों और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कैंची धाम वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर भी पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूर्ण करने के आदेश दिए। गंगोत्री का पाठ खुलेंगे 2 मई को
बाबा केदार के, और 4 मई को भगवान बुद्ध विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं, यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा, हम सभी के स्वागत के लिए तैयार। और इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।